हेलो स्टूडेंट, आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं सोनल वर्मा आपके साथ में कुछ यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें लेके आई हूँ। और इंटरेस्टिंग चीजों की बात की जाती है तो मैं आपके साथ में यहाँ पर क्या डिस्कस करने आई हूँ या हाल फिलहाल में आपके साथ में जो इंटरेक्शन करने आई हूँ वो लेके आई हूँ आपके साथ में यूनिट 9। यूनिट 9 की बात करते हैं तो यूनिट 9 मैंने आजकल देखा है कि मार्केट में बच्चों को सबसे ज्यादा जो डर हो गया है वो यूनिट 9 से हो गया है। यूनिट 9 में दिक्कत क्या है? तो यूनिट 9 में सबसे बड़ी दिक्कत है कि कंप्यूटर के साथ में और भी अलग अलग टॉपिक यहाँ पर ऐड ऑन कर दिए गए। कुछ स्टूडेंट्स कंप्यूटर में बहुत अच्छे होते हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे होते हैं और कुछ स्टूडेंट करंट में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। और करंट की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ टॉपिक आप जब सिलेबस को देखोगे यूनिट 9 के तो आपको इंटरेस्टिंग सिलेबस देखने को मिलता है। कुछ टॉपिक कंप्यूटर के दिखेंगे, लाइक हम लोग बात करते हैं नेटवर्किंग क्या है, साइबर क्राइम क्या होता है, देन उसमें आपने देखा होगा इंटरनेट किसे बोला जाता है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। लास्ट पेपर्स या प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और एक मेजर पोर्शन यहाँ पर क्या रहता है यूनिट 9 में, तो एक मेजर पोर्शन रहता है आपका यहाँ पर सिंपल सी बात करते हैं, एक टॉपिक बड़ा अच्छा सा दिख रहा है आपको, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस की बात कर लो, रोबोटिक्स की बात कर लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लो। तो इसमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट कम होते हैं। समझाने की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको कम मिलेंगे, बट यदि आगे देखते हैं तो इसमें करंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। तो मैं आपके साथ में यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ आकार के साथ में, और यहाँ पर हम लोग यूनिट 9 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक से अराउंड 100 क्वेश्चन मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी। और ये जो क्वेश्चंस रहेंगे ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्यों रहेंगे? जब हम लोगों की तैयारी कंप्लीट हो जाती है, हम लोगों को लगता है कि हाँ अब हमने सब पढ़ लिया है, तो वहां पर अपने आप को आंकने का तरीका है क्वेश्चंस लगाओ। जब आप किसी टॉपिक के क्वेश्चंस लगाते हो, किसी यूनिट के क्वेश्चंस लगाते हो, तो वहां पर आपको समझ में आता है कि हम लोग कहाँ पर वीक है। तो मैं उन स्टूडेंट के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर का सीरीज लेके आई हूँ जिन लोगों को अभी ये हाल फिलहाल की जो एग्जाम होने वाली है उसमें वो लोग अपेयर होने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर आपके साथ में कुछ कुछ समय अंतराल के साथ में कुछ टॉपिक के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगी। और ये जो टॉपिक्स रहेंगे ये टॉपिक हमारे यूनिट 9 के रहेंगे, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में आपको जो दिख रहा है पीछे की साइड में जो बड़ा एक हेडिंग दिख रही है, ई गवर्नेंस। देखो ई गवर्नेंस की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे पढ़ा होगा, चाहे वो ऑफलाइन की बात करते हैं चाहे ऑनलाइन की बात करते हैं, तो आप लोगों ने मुझसे बहुत सारा कंटेंट पढ़ा है। तो वो कंटेंट तो हमारे पास में है, वो तो हम लोग को एक सिक्योर जोन में लेके जा रहा है। बट यदि बात की जाती है, इतनी सारी स्कीम्स में आपके साथ में क्लास में डिस्कस नहीं कर सकती। नहीं तो ये ई गवर्नेंस को पढ़ाने में को 8 से 15 दिन लग जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा इतनी स्कीम्स लॉन्च की गई है तो हम लोग सारी स्कीम्स क्लासेस में कवर नहीं कर पाते। कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम आपके साथ में मैं कवर करती हूँ, उसके अलावा यदि कोई स्कीम्स रहती है तो उनको मैं आपको बोलती हूँ कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपको कवर करवाऊंगी। तो यहाँ पर हम लोग उसी सिनेरियो की तरफ मूव ऑन करते हैं। और मूव ऑन करने के साथ में सबसे पहला हम लोग ई गवर्नेंस का यहाँ पर एक क्वेश्चन आंसर का फॉर्म आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिसमें इस सेशन में आपको हाल फिलहाल में 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये 25 क्वेश्चन के साथ में आपको यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा, जिससे होगा क्या, तो उसके आसपास के यदि कोई क्वेश्चंस बनते हैं तो वो क्वेश्चन भी आप आसानी से वहां पर लगा सकते हो। तो हमें स्टार्टअप करते हैं। यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन के साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्या है, सिंपल सा। तो मैं एक बार आपको रीड आउट करके बताती हूँ क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम योजना की निगरानी के लिए वर्ष 2014 का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार किस राज्य को मिला? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फिर बोल रही हूँ कि यूनिट 9 से बहुत क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। देखो यहाँ पर बात की जाती है तो ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाते हैं, और करंट से रिलेटेड क्वेश्चन को हम हर समय अपडेट करते रहना पड़ता है। तो यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस करो। किसकी बात की जा रही है यहाँ पर? तो यहाँ पर बात की जा रही है आपकी मनरेगा की। और मनरेगा को यदि शुद्ध हिंदी में बोला जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम योजना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका गुजरात,
ठीक है। यहाँ पर इस कंटेंट को आपको एक कॉपी पे नोट डाउन करना है। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी, मेरी रिक्वेस्ट है आपके साथ में कि एक कॉपी पेन लेके बैठना और उस पर नोट डाउन करना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पर हाईलाइट पॉइंट लिखते चलना, तो आपको आगे जाके जब आप एग्जाम के लिए जाओगे तो इन नोट्स को एक एक बार आप देख के भी जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको चीजें रिकॉल हो जाएगी। यहाँ पर बात करते हैं मनरेगा के बारे में। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, रोजगार भत्ता से रिलेटेड यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुधार उपाय है जिसका उद्देश्य कार्य करने का अधिकार है। यहाँ पर एक भत्ता दिया जाता है, उसका कुछ क्राइटेरिया गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। क्या है इसका लक्ष्य? तो इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सुविधा को बढ़ाने के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की रोजगार प्रदान करने के लिए हर परिवार के लिए है जिनके वयस्क सदस्य अकुशल मैनुअल काम करते हैं। तो यहाँ पर रोजगार भत्ता देने का इसमें प्रावधान इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंपल सा, ये क्वेश्चन तो आपने देखा भी होगा और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु की बात करते तो कोरोना के समय आरोग्य सेतु को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। रीजन क्या था? तो यहाँ पर नागरिकों को अवेयर करना। किससे अवेयर करना? तो यहाँ पर नागरिकों को अवेयर किया जाता है कोरोना से रिलेटेड। जब इनिशियल स्टेज में कोरोना आया था, जब लास्ट से लास्ट ईयर की बात करते हैं तो मार्च के समय कोरोना आया था और जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लगा था या पहला लॉकडाउन की बात करते हैं संडे के लॉकडाउन की, तो कुछ लोग तो बड़े खुश हो गए थे, अरे वाह पूरा देश बंद हो रहा है। उसके पीछे का रीजन बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। जो लोग टेक्निकल है, जो लोग न्यूज वगैरह पढ़ते हैं, उन तक तो ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई थी, पर जो लोग ग्राउंड लेवल पर रहते हैं या नागरिक है या गांव कस्बों में रहते हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अवेयर किया गया एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, टेलीकॉम के माध्यम से। देन उसके बाद में हमारी सरकार के द्वारा आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया गया था। और आरोग्य सेतु को कब लॉन्च किया गया था? 23 अप्रैल 2020 को इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया था। क्या है? तो मैंने आपको पूरा सिस्टम अभी बताया कि आरोग्य सेतु की बात करते हैं, ये किस लिए बनाया गया था? तो कोरोना के समय इसको डिजाइन किया गया था। ये मोबाइल ट्रैकिंग था। आपने देखा होगा हर किसी ने कोरोना का, ये फर्स्ट लहर की बात करते या सेकंड लहर की बात करते तो आरोग्य सेतु अपने मोबाइल में रखा था। जिससे क्या होता है, तो हमारे आसपास यदि कोई कोरोना पेशेंट है, कोरोना मरीज है, तो उसकी इंफॉर्मेशन हमको वहां पर मिल जाती थी, तो हम उससे अवेयर होते थे। तो ये पूरा इसके अंदर दिया गया था। क्या? आरोग्य सेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित एक कोविड-19 ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन है जो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एक और बात याद रखना आप लोग हमेशा, जब भी आप कोई स्कीम पढ़ो, मेरे जो बच्चे जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हमको ई गवर्नेंस की कोई स्कीम पढ़ना है तो मेनली हमको 3 चीजों पे फोकस करना है। सबसे पहला एस्टेब्लिशमेंट, कब एस्टेब्लिश किया गया। सेकंड वन बात करते हैं, सेकंड हमको क्या याद रखना है? तो विभाग याद रखना है, कौन से मंत्रालय के द्वारा, कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और लास्ट वन की बात करते हैं तो हमको इसका उद्देश्य पता होना चाहिए कि इसको किस पर्पस के लिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा, पर्पस देख लिया। एक यहाँ पर देखना मंत्रालय कौन सा है, तो मंत्रालय होता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इस ऐप का उद्देश्य क्या है? तो इस ऐप का उद्देश्य कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाना और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को भारत के लोगों से जोड़ना है। क्लियर इतनी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में? समाधान ऐप संबंधित है। समाधान ऐप संबंधित है, किससे संबंधित होता है? ऑप्शंस हमको यहाँ पर दिख रहे हैं, परिवहन मंत्रालय से, सूचना आयोग से, पंचायतों से या पुलिस से। तो किससे संबंधित है? यहाँ पर सीधा सा आंसर आ जाएगा आपका चुनाव आयोग से। चुनाव के समय भी बहुत सारे प्रॉब्लम सिटीजन्स को फेस करना पड़ता है, तो हमारे सरकार के द्वारा यहाँ पर समाधान ऐप को लॉन्च किया गया था, जिसका मेन मोटो क्या है? तो मेन मोटो आपको यहाँ पर दिखेगा, वोटर अपनी परेशानियों को इलेक्शन कमीशन से शेयर कर सकता है। जो वोटर्स है, यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो अपनी प्रॉब्लमों को किसके साथ शेयर कर सकता है? तो वो शेयर कर सकता है आपके इलेक्शन कमीशन से। ये क्या करेगा? तो ये इलेक्शन कमीशन सिटीजन्स की प्रॉब्लम्स को सुनेंगे, उसको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर अच्छे कदम उठाने की कोशिश करेंगे। तो ये पॉइंट याद रखना, रिलेटेड है हमारे ई गवर्नेंस से।
फिर बोल रही हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है। लास्ट टाइम ई गवर्नेंस से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो आप अब जो एग्जाम होने वाली है यहाँ पर कोशिश है, या कोशिश नहीं बोल सकते हम लोग, ऐसा श्योरिटी दे सकती हूँ मैं कि एक आधी क्वेश्चन तो आपको ई गवर्नेंस से यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक एग्रीकल्चर की एग्जाम होती है जिसका नाम होता है आपका एडीए, और एडीए को भी कंडक्ट करवाया जाता है किसके माध्यम से, तो ये भी कंडक्ट किया जाता है आपके एमपीपीएससी के द्वारा इसको कंडक्ट किया जाता है। और उसमें भी सिलेबस देके रखा था यूनिट 9 का, एज इट इज सिलेबस था, बट उसमें क्राइटेरिया दे दिया था कि सिर्फ 5 मार्क्स का आपका कंप्यूटर आएगा, और जिसके नंबर होते हैं आपके, क्वेश्चन की बात करते हैं 5 आएंगे, और नंबर की बात करते तो नंबर है आपके 15। तो ये क्वेश्चन वहां पर पूछा गया था कि एमपी ऑनलाइन की बात करते हैं, एमपी ऑनलाइन पोर्टल को कब शुरू किया गया था। एमपी ऑनलाइन के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, हर गली गली में आपको देखने को मिलेगा एमपी ऑनलाइन पोर्टल। ये करता क्या है, इसका मेनली काम क्या है, तो ये एक इंटीग्रेट पोर्टल होता है या एकीकृत पोर्टल होता है जिस पर नागरिकों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कराई जाती है। तो इसे लॉन्च कब किया गया था, तो इसे जुलाई 2006 में लॉन्च किया गया था। सिंपल सा है, ज्यादा यहाँ पर कोई भी रॉकेट साइंस की मैं बात नहीं कर रही हूँ आपके साथ। देखो ये कंप्यूटर के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनको हलवा क्वेश्चन बोलते हैं। हलवा क्वेश्चन क्यों बोलते हैं, हलवा क्वेश्चन इसलिए बोला जाता है सीधे सीधे खाने के होते हैं, कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई माथापच्ची नहीं करना। एक बार आपने यदि कंटेंट पढ़ा है तो आपको वहां जल्दी से रिकॉल हो जाता है, और रिकॉल होने के बाद में आप वहां पर टिक कर सकते हो। कंप्यूटर के क्वेश्चन ऐसे है, एक बार पढ़ने के बाद में हमको समझ आ जाएगा कि हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। वो बात अलग है कि बाद में आप जय माता दी करके या और कोई तिगड़म लगा के उसको क्वेश्चन लगा के आते हो तुक्के में, पर यदि बात की जाती है यहाँ पर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आपको स्किप करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर इंटरेस्टिंग एक ऐप है हमारे पास में जिसका नाम है आपका पेंसिल ऐप। पेंसिल ऐप संबंधित है, किससे संबंधित होता है पेंसिल ऐप, बाल शिक्षा से, महिला शिक्षा से, श्रम शिक्षा, बाल श्रम से या वित्तीय से। तो सिंपल सा आंसर इसका बन जाएगा आपका बाल श्रम से। ये पेंसिल ऐप जो बनाई गई है ये किससे बनाई गई है, आपके बाल श्रम से। यदि आपको कहीं पर दिखता है कि कहीं पर बाल श्रम करवाया जा रहा है तो आप इस ऐप पर उसकी शिकायत कर सकते हो, जिस पर सरकार को रिएक्शन करना ही पड़ेगा। इस पोर्टल के अंदर बात करते, इस ऐप के अंदर बात करते तो क्या है, यहाँ पर बाल मजदूरी को रोकने के लिए किसके द्वारा, कौन सा मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम रखा गया पेंसिल ऐप, जहां लोगों की मदद से बाल श्रम पर रोक लगाने का एक प्रयास है। अगर आपको भी कोई बच्चा बाल श्रम करते दिखता है तो आप इसकी पेंसिल पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हो, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि आपको लगता है कि यहाँ पर बाल श्रम हो रहा है तो आप इस पोर्टल पर जाकर, इस ऐप पर जाकर क्या कर सकते हो, उसकी शिकायत कर सकते हो। नेक्स्ट वन बात करते हैं, सिंपल सा एक और क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपका सर्वप्रथम ई गवर्नेंस की शुरुआत कौन से देश से की गई थी, सबसे पहले कौन सी कंट्री में ई गवर्नेंस को स्टार्टअप किया गया था। तो सबसे पहले बात की जाती है भारत में, जापान में, अमेरिका में और इंग्लैंड में। तो यहाँ तो आपका तुक्का भी सही निकल जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो अमेरिका। अमेरिका के द्वारा सबसे पहले ई गवर्नेंस की स्टार्टअप हुआ था। 1969 की बात करते हैं तो 1969 में हमारे दुनिया में बात करते हैं, सबसे पहला नेटवर्क बना था जिसका नाम रखा गया था आपका आरपानेट। और उस आरपानेट की सक्सेस के बाद ही क्या बोला जाता है, तो यहाँ पर बोला जाता है कि इंटरनेट को इंट्रोड्यूस किया गया था। अमेरिका से स्टार्ट हुआ था, डिफेंस डिपार्टमेंट ने उसको बनाया था, बट हमारे इंडिया की बात की जाती है तो हमारे इंडिया में ईआर नेट के माध्यम से ई गवर्नेंस नेटवर्क को स्टार्टअप किया गया था। ईआर नेट का फुल फॉर्म क्या होता है, या इरनेट की बात करते हैं। इरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क जो हमारे इंडिया में सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया था, यहाँ पर बीएसएनएल के द्वारा। जैसे बीएसएनएल होता है उसी प्रकार से क्या होता है आपका बीएसएनएल होता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर बात की जाती है अमेरिका के द्वारा सबसे पहले ई गवर्नेंस का स्टार्टअप किया गया था। नेक्स्ट फिर बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो थोड़ा सा कंफ्यूजन हमको यहाँ पर क्रिएट करता है। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क भारत तथा किस देश के बीच साझा समझौता करता है, कौन सा नेटवर्क की बात कर रही हूँ मैं, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क। थोड़ा समय देती हूँ, आप देखो इसका आंसर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन भी दे देती हूँ। जब तक सबसे पहले राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की बात की जाती है तो हमको इसका इंग्लिश नाम भी पता होना चाहिए।
इंग्लिश में इसे क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है आपका नेशनल नॉलेज नेटवर्क। नेशनल नॉलेज नेटवर्क की बात करते हैं तो नेशनल नॉलेज नेटवर्क किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है आपके एनआईसी के द्वारा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है क्या? तो ये एक 1976 में गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर क्या चीजें दी गई है? तो इसमें यह बोला गया है कि जितना भी बुनियादी ढांचा प्रोवाइड कराना है सरकारी विभागों को, बुनियादी ढांचा का मतलब क्या है? तो कंप्यूटर इस्टेब्लिश करना, कोई नेटवर्क बनाने के लिए कंप्यूटर लैब इस्टेब्लिश करना किसी भी सरकारी विभाग में, तो इसका पूरा दायित्व किसको दिया गया? तो इसका पूरा दायित्व दिया गया आपके एनआईसी को। तो यहाँ बात करते हैं एनआईसी के द्वारा 2 नेटवर्क चलाए जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात की जाती है आपकी, तो सबसे पहला जो नेटवर्क है वो है आपका निकनेट, और सेकंड बात की जाती है सेकंड नेटवर्क कौन सा है? तो सेकंड नेटवर्क ये है राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, जिसे बोला जाता है आपका नेशनल नॉलेज नेटवर्क। नेशनल नॉलेज नेटवर्क को भारत के अलावा भूटान में भी चलाया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको ही पता होगा, जिन लोगों ने कभी भी ये चीजें देखी नहीं होगी तो उनको नहीं पता होगा, तो ध्यान रखना। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अलावा भी भूटान में नेशनल नॉलेज नेटवर्क को कंडक्ट किया जा रहा है। और नेशनल नॉलेज नेटवर्क करता क्या है? नेशनल नॉलेज नेटवर्क करता क्या है? तो इसका यदि ईयर की बात करते 2010 में से लॉन्च किया गया था न्यू दिल्ली में, इसका अभी हाल फिलहाल में हेड ऑफिस है। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करती हूँ, या इसको कौन कंडक्ट कर रहा है? तो इसे कंडक्ट किया जा रहा है आपके किसके द्वारा? एनआईसी के द्वारा। ये करता क्या है? तो जितने भी हमारे एजुकेशन सेक्टर्स होते हैं, लाइक बात करते हैं रिसर्च डिपार्टमेंट की या इंस्टीट्यूट की, जितने भी इंस्टीट्यूट्स है, जितने भी रिसर्च डिपार्टमेंट्स है, उनके बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए जो नेटवर्क डिजाइन किया गया है, वो नेटवर्क का नाम क्या है आपका? नेशनल नॉलेज नेटवर्क। ठीक है, ये क्या करेगा? तो ये आपको हाई स्पीड में कनेक्टिविटी देने का काम करता है। ठीक है, यहाँ एक और बात निकल के आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट ये है कि मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या बोला गया है? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये बोला गया है कि अभी तो भारत और भूटान में चल रहा है, पर इन्होंने प्रपोजल दिया है सार्क देशों के लिए भी। उन्होंने ये बोला है कि इसी नेटवर्क को हम सार्क देशों में भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, जिसके माध्यम से क्या होगा? तो ये पूरे जो सार्क देश है वो एक नेटवर्क के माध्यम से जुड़ जाएंगे, जिससे क्या बोला जाएगा? आपका नेशनल नॉलेज नेटवर्क। आगे बात करते हैं, फिर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। ये सारे ई गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ऐसी डिमांड थी कि मैडम आप टॉपिक वाइज हमको क्वेश्चंस करवाओ, तो मैंने आप लोग की डिमांड को यहाँ फुलफिल करने की कोशिश करी है। मैं आपके साथ में यहाँ पर टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर लेके आऊंगी, पर मेरे हिसाब से ये टॉपिक वाइज पढ़ना सही नहीं है। रीजन क्या है? तो हमारा दिमाग उसी टॉपिक के इर्द गिर्द घूमता है, हम हमारे दिमाग को वास्ट नहीं कर पाते, या हमारा दिमाग सारे टॉपिक की तरफ मूव नहीं कर पाता है। अभी कुछ समय तक मैं आपके साथ में ऐसी चीजें डिस्कस करूंगी, देन आगे जाके मैं आपके साथ में क्या डिस्कस करूंगी, तो फिर मैं मिक्स्ड क्वेश्चन भी आपको डिस्कस करूंगी। और ये सीरीज आई थिंक सो हम लोग कब तक चलाएंगे? तो जब तक हमारी प्री की एग्जाम नहीं होती तब तक मैं आपके साथ में यही सीरीज को कंटिन्यू रखूंगी। आप कमेंट करके मुझे और सजेशन दे सकते हो कि मैडम और आपके द्वारा इसमें ये भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, या आप सजेशन दे सकते हो। मैं उसको बिल्कुल आपके कमेंट्स को पढ़कर वहां पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, किस वर्ष में नॉस्कॉम को लॉन्च किया गया था? कब नॉस्कॉम को लॉन्च किया गया था? कंफ्यूजिंग ईयर्स, देखो हिस्ट्री की बात करते हैं और ई गवर्नेंस की बात करते हैं तो बहुत सारे ईयर्स पढ़ना पड़ते हैं, और ये बहुत सारे ईयर्स हम लोग के बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। तो इसे कब लॉन्च किया गया था? 1988 में। यहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी मैं। बात करते हैं नॉस्कॉम की, तो सबसे पहले नॉस्कॉम का फुल फॉर्म आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन बनता है। नॉस्कॉम का फुल फॉर्म नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, नॉस्कॉम। ये है क्या? तो ये नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है, मतलब गवर्नमेंट की पूरी ऑथराइज बॉडी नहीं बोल सकते इसको हम लोग। ये करता क्या है? तो इसका मेनली काम क्या होता है? तो जितने भी आपके कंपनीज है, सॉफ्टवेयर कंपनीज है, उन सॉफ्टवेयर कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड होती है, इनको गवर्नमेंट के साथ में टाई अप करवाने का काम कौन करता है? आपका नॉस्कॉम करता है। ठीक है, बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो इसका हेड ऑफिस आपके नोएडा में,
ठीक है। जनरली हम लोगों को सबका यही पता होता है कि ई गवर्नेंस की जब भी बात की जाएगी तो हेड ऑफिस कहाँ पर होता है, तो हेड ऑफिस न्यू दिल्ली पे। पर थोड़ी सी कुछ चीजें याद रखना, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो इसका हेड ऑफिस है आपके नोएडा में। देन आगे मूव करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने के साथ में नया क्वेश्चन भी है। क्या है, प्लान प्लस। प्लान प्लस संबंधित है। प्लान प्लस किससे संबंधित होता है, क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर, ऑप्शन दिख रहा है हमारे पास में। बीमारियों की निगरानी हेतु एक पोर्टल है, शिक्षा में सुधार के लिए प्रोजेक्ट है, ई पंचायत मिशन प्रोजेक्ट है, आयुष्मान मंत्रालय द्वारा जारी पोर्टल है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ई पंचायत मिशन प्रोजेक्ट है। ई पंचायत मिशन प्रोजेक्ट के अंदर क्या है यहाँ पर, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ना। क्या है, ई ग्राम स्वराज्य योजना, इसका हिंदी देखा जाता है प्लान प्लस का, तो प्लान प्लस का हिंदी नाम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ई ग्राम स्वराज योजना। केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम पंचायतों के संचालन को सुचारू रूप से करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। किसको, ग्राम पंचायत को सही तरीके से चलाने के लिए एक योजना है। इस योजना के तहत भारत के सभी ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के ग्राम पंचायतों की जानकारी मौजूद होती है। साथ ही इसके तहत इनके संचालन और फंड के आवंटन को भी देखा जाता है। हमें इतना सारी चीजें नहीं याद रखना, हम तो क्या याद रखेंगे, प्लान प्लस किससे रिलेटेड है, तो ये ई पंचायत मिशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है, जिसके अंदर ग्राम पंचायत की मॉनिटरिंग के लिए, निगरानी रखने के लिए यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन फिर यहाँ पर है आपका, रियल टाइम प्रदूषण निगरानी प्रणाली के लिए 2020 का ई गवर्नेंस पुरस्कार किस राज्य को प्राप्त हुआ। फिर करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, जो मेरे एरिया में आते हैं, मेरे डोम में आते हैं जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, वो बिल्कुल मैं आपके साथ में यहाँ पर शेयर करूंगी। अलग अलग जो अभी हाल फिलहाल में पुरस्कार दिए गए, अभी हाल फिलहाल में जो प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए, मैं आपके साथ में टाइम टू टाइम आपको शेयर करती रहूंगी। तो यहाँ पर बात की जाती है फिर फैक्चुअल चीजें, और फैक्चुअल चीजों में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, हमको सिर्फ क्या याद रखना है, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, रियल टाइम प्रदूषण निगरानी प्रणाली के लिए 2020 को ई गवर्नेंस पुरस्कार किस राज्य को प्राप्त हुआ, तो किसको प्राप्त हुआ, आपके आंध्र प्रदेश को। अभी हाल फिलहाल की बात करते हैं, हर स्टेट ई गवर्नेंस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। अब हर गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारे जो नागरिक है वो परेशान ना हो, उनको सारी सुविधा घर बैठे बैठे मिल जाए, इधर उधर ऑफिस के चक्कर ना लगाना पड़े, फटाफट उनके काम निपट जाए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर सिंपल सा एक क्वेश्चन है हमारे पास में, भारत में न्यायालयों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से जोड़ने के लिए किस योजना को शुरू किया गया। भैया यहाँ पर जो भी मैं नाम बताऊंगी, बात करते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, ई लोक सेवा, ई अदालत, ई कोर्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बात की जाती है, ये मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत आता है। ध्यान रखना, मिशन मोड परियोजना क्या होती है, तो ऐसी परियोजना जिसका कोई एक निश्चित समय होता है और उस निश्चित समय में उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, उसको कंप्लीट करना पड़ता है, तो वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाएगी आपकी मिशन मोड परियोजना। और मिशन मोड परियोजना की बात करते हैं तो ये सारी की सारी मिशन मोड परियोजना किसके अंतर्गत आती है, तो ये आती है आपकी एनईजीपी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगी, आपकी एनईजीपी के अंतर्गत। और एनईजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पर, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान की बात करते हैं तो इसे कब लॉन्च किया गया था, तो इसे लॉन्च किया गया था आपका 18 मई 2006 को। 18 मई 2006 को हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने यहाँ पर एनईजीपी को लॉन्च किया गया, जिसका नाम है आपका नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। और इस नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत टोटल 31 मिशन मोड परियोजनाएं चलती है। कितनी परियोजना चलेगी आपकी, 31 मिशन मोड परियोजना। और ये 31 मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत एक परियोजना है जिसका नाम है आपका ई कोर्ट। और ये ई कोर्ट किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड होता है आपका न्यायालयों से, जस्टिस से रिलेटेड। यहाँ पर एक ऐप है, एक वेबसाइट है, जिसके अंदर क्या किया गया है, तो यहाँ पर बात की गई है कि जितने भी कोर्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, देखो यहाँ पर आपको दिखेगी, न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा नागरिकों को प्रौद्योगिकी का मतलब इंटरनेट या प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा बेहतर न्यायिक सेवाएं प्रदान करना है। किसके माध्यम से, आपके ई कोर्ट के माध्यम से। कुछ स्कीम्स है, ई कोर्ट की बात करती हूँ।
ई ऑफिस की बात करती हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे ई डिस्ट्रिक्ट चलता है आपका, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सारे आते हैं आपके मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत। एम दिशा की बात करते तो एम दिशा भी एक मिशन मोड परियोजना है। तो इनके अंतर्गत क्या किया जाता है, एक निश्चित समय पर हमको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, या उस निश्चित समय तक ये जो स्कीम्स है इनके अंदर जो एम रखा गया उसको यहाँ पर फुलफिल किया जाता है ई कोड के अंतर्गत। ठीक है, क्लियर है? इसमें क्या कर सकते हैं, तो ये सबसे ज्यादा बूम में कब आया, या सबसे ज्यादा इसका यूज कब हुआ? कोरोना के समय। सबसे ज्यादा इंटरनेट की बात की जाती है तो इंटरनेट की उपयोगिता समझ में आई कोरोना के समय पर। कोरोना के समय पर हम बाहर तो जा नहीं रहे थे, और बाहर नहीं जाने के कारण बहुत सारी सुविधा को हम लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पर इंटरनेट के माध्यम से हमको बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हुई। उसमें से एक था आपका ई कोड। ई कोड में कोरोना के समय क्या हुआ, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गई, ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई किया गया इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो अब जो यूज होता है, अभी सब चीजें बहुत नॉर्मल है, और भगवान करे कि आगे भी सारी चीजें नॉर्मल हो जाए, क्योंकि ये कोरोना के कारण बहुत सारे लोगों की जिंदगी में अप एंड डाउन्स आए हैं। हम लोग हमारी बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो उनका करियर बहुत ज्यादा लटका हुआ ही बोल सकते हैं। तो कोशिश करते हैं कि अब हमको ऐसी चीजों को फेस करने की जरूरत ना पड़े। तो उन सब चीजों को फेस करा हम लोगों ने, तो उस समय पर इन सब चीजों पे भी फोकस किया गया। तो यहाँ पर ई कोड नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसके अंदर ऑनलाइन के माध्यम से हम सारी सुविधाओं को यहाँ पर उपलब्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास में, कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत कब की गई? कॉमन सर्विस सेंटर की बात करते हैं तो कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत कब की गई? 2009 में। 2009 में कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की गई। और ये क्या है, तो ये आपका सिंपल सा एक केंद्र है। इस केंद्र पर गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं, जितनी भी स्कीम्स लॉन्च की जाती है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर प्रोवाइड होती है। एमपी ऑनलाइन भी इसी के अंतर्गत आता है। जितने भी प्रमाण पत्र बनवाने होते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र की बात करते हैं, जन्म प्रमाण पत्र की बात करते हैं, इनकम सर्टिफिकेट की बात करते हैं, या और भी जो सर्टिफिकेट्स बनवाए जाते हैं, वो आपको कॉमन सर्विस सेंटर पर इसकी सुविधा उपलब्ध कराया जा सकता है। एम दिशा की बात करते हैं, एम दिशा की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, इसके अंतर्गत भी आपको यदि रजिस्ट्रेशन करवाना है किसी को एजुकेशन के लिए, तो कहाँ पर किया जाता है? आपका कॉमन सर्विस सेंटर के अंदर। तो ये भी एक स्कीम हमारे लिए है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बहुत सिंपल सा, ये तो सबको आता भी होगा, सिंपल क्वेश्चन भी लाना पड़ते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप लोग का मेरे को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज टफ क्वेश्चन आएंगे तो 101% कॉन्फिडेंस आपका लो होगा। डरना नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं तो बोलती हूँ यूनिट 9 से सिंपल कुछ हो भी नहीं सकता है। बेचारा इतना छोटा सा सब्जेक्ट है, आसानी से पढ़ा जा सकता है, इतना कंटेन भी नहीं होता है कि पढ़ नहीं सकते। अराउंड हम लोगों की बात की जाती है प्री का सिलेबस, हम लोग यदि मैं मेरे पढ़ाने की बात करती हूँ तो 60 दिन में हम लोग कंप्लीट कर लेते, 2 महीने हम लोग को लगते हैं। बाकी एक बार आपने मुझसे पढ़ लिया तो वहां पर आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाती है, और हमको सिर्फ एक बार पेज पलट के देखना पड़ता है, तो चीजें वहीं पर क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, जब एक ही पहल के अंदर बहुत सारी योजनाएं शामिल हो तो उस परियोजना को क्या कहा जाता है? जब एक मेन प्रोजेक्ट है, उस मेन प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी सब प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है सिंपल सा अम्ब्रेला प्रोजेक्ट। और ये अम्ब्रेला प्रोजेक्ट किसके अंतर्गत आता है? तो ये अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया को ही किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है आपके किसके नाम से? अम्ब्रेला प्रोजेक्ट के नाम से। अम्ब्रेला प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? तो ऐसे प्रोजेक्ट जिसके अंदर बहुत सारे सब प्रोजेक्ट्स कंडक्ट किए जाते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है? वो कहलाएंगे आपके अम्ब्रेला प्रोजेक्ट। अम्ब्रेला प्रोजेक्ट की स्थापना या डिजिटल इंडिया की स्थापना की बात करते हैं तो आई थिंक सो जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देखेंगे उन लोगों को मालूम है कि डिजिटल इंडिया की स्थापना कब की गई। तो 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया की स्थापना की गई, और इसके अंदर यदि बात की जाती है तो कौन से मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया? तो इसे मियति के द्वारा लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। इसके स्लोगन पे फोकस करना। स्लोगन क्या है? तो पावर टू एम्पावर। एम्पावरमेंट नहीं होता है, पावर टू एम्पावर। इसका उद्देश्य क्या है? तो सशक्त भारत बनाना। हमारा इंडिया वैसे ही सशक्त है,
अलग अलग पर्पज से बात की जाती है तो है, सशक्त तो है, बट हमको अब इसको किसके फॉर्म में सशक्त बनाना, तो डिजिटल के फॉर्म में। ये इसका मुख्य उद्देश्य है, भारत को डिजिटल रूप में सशक्त समाज व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करना। मोदी जी का सबसे बड़ा सपना यही है कि हमारा जो इंडिया है ये डिजिटल इंडिया यहाँ पर बन जाए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में, सिंपल सा फिर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में कदम बढ़ाते हुए किस मंत्रालय के द्वारा संतोष पोर्टल लॉन्च किया गया। बड़ा इंटरेस्टिंग, देखो बहुत सारे पोर्टल मैंने आपको बताए, पेंसिल ऐप बताई, ठीक है, संतोष पोर्टल की बात करते हैं, प्लान प्लस की बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट लॉन्च की गई है। तो धीरे धीरे हम लोग इन सब चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, क्या क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस के क्षेत्र में कदम बढ़ाते हुए किस मंत्रालय के द्वारा संतोष पोर्टल को लॉन्च किया गया। तो ये कौन किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया आपके रोजगार मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसे लॉन्च किया गया आपके रोजगार मंत्रालय के द्वारा। अब इसके अंदर बात करते हैं संतोष पोर्टल के अंदर है क्या, तो संतोष पोर्टल के अंदर रोजगार से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वहां पर अवेलेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस को गति देने के लिए सार्वजनिक क्लाउड नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। क्या क्वेश्चन है यहाँ पर, तो ई गवर्नेंस को गति देने के लिए सार्वजनिक क्लाउड नीति शुरू करने वाला पहला देश पहला राज्य कौन सा है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा क्लाउड कंप्यूटिंग बताती हूँ। देखो यहाँ पर जितने जितने वर्ड्स आपको दिखेंगे ना, कोशिश करूंगी कि मैं आपके साथ में एक बार उसको इंट्रोड्यूस कर दूं। इंट्रोड्यूस करने से होगा क्या, तो आपके दिमाग में पिक्चरें क्लियर रहेगी। क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए क्लाउड कंप्यूटिंग बनाया क्यों गया, क्या रीजन था। तो हम लोग मैन्युअली प्रणाली पे चलते हैं। मैन्युअली प्रणाली की बात करते हैं तो कभी किसी यूजर्स को या उपयोगकर्ता को अपने डेटा को का बैकअप बनाना है, ब्रेकअप नहीं बोल रही ना, बैकअप, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बैकअप। बैकअप का मतलब क्या होता है, तो जब हम लोग हमारे डिजिटल डेटा की एक ओरिजिनल कॉपी के अलावा एक और कॉपी किसी और सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करते हैं, दैट इज कॉल्ड बैकअप। उस प्रोसेस को या उस चीज को क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है बैकअप। इतनी बात शायद समझ में आ गई होगी। अब आगे मूव करते हैं यहाँ पर, तो मैडम क्यों, क्या इसका रीजन क्या है, तो इसे बोला जाता है मैन्युअली प्रणाली। अब हुआ क्या, तो मेरे पास में बहुत डेटा हो गया, मेरे पास बहुत सारी पीपीटी हो गई, मेरे पास बहुत सारा कंटेंट हो गया, और मेरे कंप्यूटर और मोबाइल में इतनी स्पेस नहीं है, ना मेरी पेन ड्राइव के अंदर इतनी स्पेस है कि मैं इसको स्टोर कर पाऊँ। तो मैंने क्या करा, मैंने एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क खरीदी, और इस एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के अंदर क्या करा, इस एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के अंदर मैंने मेरा पूरा की पूरी जो डॉक्यूमेंट है, जो पीपीटी है, जो कंटेंट है, उसको मैंने उसमें डाल दिया, ठीक है। और मैंने कर लिया कि चलो अब मेरा डेटा यहाँ सिक्योर है, यदि इधर से कुछ डेटा डिलीट भी होगा तो मैं डेटा की यहाँ पर सेकंड कॉपी यूज कर सकती हूँ। अब हुआ क्या, तो मैंने घर पे ये सब काम करा और मैं आ गई ऑफिस, आकर आया इसमें। अब यहाँ क्या हुआ, तो मेरे को किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ी, ना लैपटॉप लेके आई, ना पेन ड्राइव लेके आई, ना हार्ड डिस्क लेके आई। तो दिक्कत क्या होगी, तो फिर मुझे उस काम को वहीं पर स्कीप करना पड़ जाएगा। क्यों करना पड़ जाएगा, क्योंकि मेरे पास डेटा ही नहीं है, तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। तो इस चीज को, ये मैन्युअली प्रणाली की जो कमियां हैं, इस कमी को दूर करने के लिए यहाँ पर एक चीज इंट्रोड्यूस की गई जिसे बोला जाता है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, तो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्वर पर एक स्पेस होती है, जिस स्पेस पर हम लोग हमारा पर्सनल डेटा स्टोर कर सकते हैं, और उस क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज करने के लिए आपको उसको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। उस स्पेस को आपको क्या करना पड़ता है, खरीदना। जैसे हम लोग हर महीने रूम का रेंट देते हैं, उसी प्रकार से उस क्लाउड की स्पेस को भी खरीदने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसका रेंट देना पड़ता है। अब हमने क्या करा, तो हमने उसको लिया और वहां पर हमारा डेटा डाल दिया, ठीक है। तो क्लाउड पर यदि डेटा आपने स्टोर करके रखा है, तो दुनिया के किसी भी कोने से जहां पर इंटरनेट आप एक्सेस कर पाते हो, वहां पर आप आसानी से उस डेटा को यूज कर सकते हो। तो ये जो चीज कहलाएगी, ये प्रोसेस कहलाता है, ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग। आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत सिंपल वर्ड्स में मैंने आप तक ये चीजों को पहुंचाया है, ठीक है। अब हुआ क्या, तो प्राइवेट तो चलता है, जैसे आपने गूगल ड्राइव देखा होगा, गूगल ड्राइव एक क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड एप्लीकेशन है। फेसबुक की बात करते हैं, इंस्टाग्राम की बात करते हैं, ये सब क्लाउड कंप्यूटिंग पर है। हमारी गवर्नमेंट ने भी इस पर बहुत सारे कदम उठाए। ये नाम आप लोगों ने सुना होगा, डिजी लॉकर की बात करते हैं, डिजी बॉक्स की बात करते हैं, तो ये सब किससे रिलेटेड है,
ये क्लाउड कंप्यूटिंग से। एक मेघराज ऐप लॉन्च करी है जो एक स्वदेशी स्टोरेज बोला जा सकता है या स्वदेशी क्लाउड कंप्यूटिंग बोला जा सकता है। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की गई है। उसमें से यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहले राज्य की बात की जा रही है, तो पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के द्वारा सबसे पहले क्लाउड नीति शुरू की गई थी उनके स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 मई 2021 को जारी राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड डिजिटलकरण, डिजिटलाइजेशन या डिजिटलीकरण में का पहला स्थान किस राज्य को मिला? तो ये सिंपल सा आपको पता भी होगा। सबसे पहला स्थान किसको मिला? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार बहुत ज्यादा इनिशिएटिव ले रही है इन सब चीजों में। देखोगे आप पढ़ोगे तो बहुत सारी इन्होंने ऐप भी लॉन्च करी है। एक सेंटर बनाया जा रहा है भोपाल में, जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितना भी डेटा है उसको एक जगह पर लाकर इकट्ठा किया जाएगा डेटाबेस के फॉर्म में। ठीक है, तो 14 मार्च 2021 को जारी राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में पहला स्थान किस राज्य को मिला? तो ये मिला हमारे मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इंटरेस्टिंग है, ये पीएससी में बनने के चांसेस है। रीजन बताऊंगी क्यों। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में वात्सल्य कार्यक्रम मध्य प्रदेश के किस जिले में संचालित किया जाता है? क्योंकि ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है ज्ञानदूत, ज्ञानदूत से भी रिलेटेड क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। रीजन क्या है? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा ही चलाए जा रहे हैं और ये मध्य प्रदेश के द्वारा चलाने के साथ में ये पर्टिकुलर जिले प्रशासन के द्वारा चलाया जाता है ना। सब दूर इसको एक्सेस नहीं किया जाता है, ये पर्टिकुलर उसी जिले के लिए बनाया गया है। जैसे ज्ञानदूत की बात करते तो ज्ञानदूत को सिर्फ धार डिस्ट्रिक्ट में चलाया जा सकता है और इसका जो नेटवर्क होता है उसे इंटरनेट बोला जाता है। इंटरनेट के माध्यम से उसको यहाँ पर चलाया जाता है। तो आंसर की बात करते हैं, वात्सल्य को कौन चलाया जा रहा है? तो वात्सल्य को चलाया जा रहा है आपके होशंगाबाद जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में जियो सर्च योजना, ई गवर्नेंस के क्षेत्र में जियो सर्च योजना किस सरकार द्वारा चलाया जा रहा है? ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ स्कीम्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है? फिर ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास में। क्या है जियो सर्च के अंदर? तो जैसे हम लोग जी मैप यूज करते हैं, गूगल मैप यूज करते हैं, आजकल कहीं भी जाने आने के लिए हम लोग अड़ोसी पड़ोसी से पूछने के बजाय हम लोग बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं गूगल पर, और गूगल पर हम लोग वहां पर सर्च करते हैं। तो वैसा ही कॉन्सेप्ट मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के जितने भी गांव है, कस्बे है, जितने भी वाटर रिसोर्सेस है, जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, इन सबको उस मैप पर हाईलाइट किया जाएगा। और जब आप उस पर क्लिक करोगे, उस मैप को, उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद में उसमें पर्टिकुलर किसी जगह पर आप क्लिक करोगे तो उसकी पूरी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, जिसका नाम रखा गया आपका जियो सर्च। एक जियो सर्च होता है और एक जियो फॉरेस्ट होता है। जियो सर्च में मैपिंग पे काम किया जा रहा है और जियो फॉरेस्ट में वन विभाग पर काम किया जा रहा है। क्लियर इतनी बात? चीजें टफ है, इजी है, ये तो मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें बहुत इजी है। एक बार आपने इन सब चीजों को पढ़ लिया, एक दो बार आपको रिकॉल करना पड़ेगा, तो रिकॉल करने के बाद में आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यहाँ बात करते हैं, ई गवर्नेंस एक ऐसा टॉपिक हो गया है जो प्री के लिए तो इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है, साथ में आपका इंटरव्यू के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। आप कहीं ना कहीं किसी अच्छी पोस्ट पर जाओगे, कोई अधिकारी बनोगे, आप ऑफिशियल स्केल पर जाते हो, तो वहां पर आपसे ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर ई गवर्नेंस के अंदर 3D का अर्थ क्या है? 3D का मतलब क्या है? ठीक है, तो आई थिंक सो यहाँ पर बात की जाती तीनों ही हो जाएंगे, क्योंकि कोई ऐसे ऑप्शन तो देखे नहीं रखे। तीनों क्या होता है? तो 3D का मतलब यहाँ पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल आईडी और डिजिटल लिटरेसी, ये तीनों किसके अंदर आते हैं? तो ये आते हैं आपके 3D के अंतर्गत। चीजें बहुत इजी है। क्वेश्चंस में आपके साथ में दोनों लेवल के लेके आई हूँ, एकदम लो लेवल भी है, मिडिल लेवल भी है और कुछ हाई लेवल के भी है, जिसमें हमको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर क्या क्वेश्चन है हमारे पास में? सिंपल सा, एमपी ऑनलाइन सरकार किस एक मल्टीनेशनल कंपनी का संयुक्त उपक्रम है? थोड़ी सी फॉर्मिंग थोड़ी गलत है, देखते हैं हम लोग एक बार फिर से। एमपी ऑनलाइन, एमपी सरकार किस एक मल्टीनेशनल कंपनी का संयुक्त उपकरण है? या सिंपल सी बात करती नहीं, इसकी लैंग्वेज समझ में आए तो ये पूछ रहा है कि जो एमपी ऑनलाइन है, एमपी ऑनलाइन
किसके किसके अंतर्गत आती है या इसको कंडक्ट करने वाला या किसका संयुक्त प्रोजेक्ट है? तो एमपी ऑनलाइन है मतलब मध्य प्रदेश सरकार तो होगी। उसके अलावा ये पूछा कि कौन सी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, तो आई थिंक सो सब लोग को आंसर पता होगा, टीसीएस। टीसीएस की बात करते हैं तो टीसीएस एक मल्टीनेशनल कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के नाम से इसे जाना जाता है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर किसे इंक्लूड किया गया है, तो ये पूरा प्रोजेक्ट देके रखा आपके टीसीएस को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ई गवर्नेंस के क्षेत्र में इंतजार आपका पोर्टल किस राज्य ने शुरू किया गया है? बड़ा अच्छा पोर्टल है, क्या पोर्टल है इसका नाम? इंतजार आपका। तो इंतजार आपका स्टार्टअप किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, और ये किससे रिलेटेड है? तो ये पर्यटन से रिलेटेड है, एमपी टूरिज्म से। एमपी टूरिज्म से रिलेटेड यहाँ पर आपका एक पोर्टल चलाया गया जिसका नाम रखा गया आपका इंतजार आपका। एक और आपने सुना होगा एमपी टूरिज्म के द्वारा चलाया जाता है आपका आईआरसीटीसी एसएमएस बेस्ड सिस्टम। इसके अंदर भी क्या किया जाता है? तो ये एमपी टूरिज्म के द्वारा ही इसको स्टार्टअप किया गया। तो याद रखना इंतजार आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, और ये किससे रिलेटेड है? तो ये एमपी टूरिज्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सरकारी कार्यालयों में आने वाले नागरिकों को सम्मानजनक सेवा देने के लिए उड़ीसा सरकार ने कौन सी परियोजना कार्यक्रम चलाया? बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। देखो, यदि सरकारी विभाग में जाते हैं तो आपने देखा होगा बहुत बदतमीजी की जाती है, मतलब बहुत तो नहीं होती है पर हाँ फिर भी थोड़ी बहुत हो जाती है। बदतमीजी इन द सेंस मेरा ऐसा नहीं है कि अब्यूज कर रहे हैं या कुछ और मारा पीटी कर रहे हैं, ऐसा वाला नहीं। बदतमीजी का इन द सेंस ये है कि सही से उनको रिस्पॉन्स नहीं किया जाता, सही से प्रोसेस नहीं बताई जाती, लाइक इस टाइप से। तो उड़ीसा सरकार के द्वारा एक ऐसा ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा आपका मो सरकार, मतलब मोबाइल सरकार। मो सरकार की बात करते हैं तो मो सरकार का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रदर्शित व्यवहार और व्यावसायिकता पर प्रतिक्रिया एकत्र करके सरकार में सुधार करना है। यदि मैं किसी उड़ीसा के सरकारी विभाग में गई, मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं हुआ, तो मैं इस ऐप पर उसकी शिकायत कर सकती हूँ, जिसके कारण उस सरकार को क्या मिलेगा? तो उस सरकार को वहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी, नागरिकों की प्रतिक्रिया प्राप्त होगी, जिससे वो उसको वहां पर सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत जिला राज्य ने वर्ष 2000 में फिलिंग द ब्लैंक नामक एक कंप्यूटर सक्षम शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका नाम क्या है? तो देखो, मैं आपको इसको याद करने का तरीका भी बताऊंगी। सबसे पहले तो हम लोग इसका आंसर की बात करते हैं, तो हेड स्टार्ट में ये काम स्टार्टअप किया गया। कैसे याद रखना है? तो ऐसा याद रखना है कि हेडमास्टर्स कहाँ पर होते हैं? हेडमास्टर होते हैं स्कूल में। तो स्कूल में जो प्राथमिक स्कूल्स में स्टूडेंट्स, छात्रों और शिक्षकों के लिए एक कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम स्टार्टअप किया गया। कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम के माध्यम से क्या किया गया? तो यहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया। किसको प्रशिक्षण दिया गया? आपके स्टूडेंट्स और टीचर्स को। किसके माध्यम से? कंप्यूटर एडेड लर्निंग के माध्यम से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कैट होता ना, पढ़ा होगा आपने, कंप्यूटर कैट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, या ऑटो कैट की बात करते हैं तो ऑटो कैट का यूज कहाँ पर किया जाता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन में हम लोग ग्राफिक्स का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम के अंदर प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या हमारे पास में। कॉस्मोस किस राज्य का प्रोजेक्ट है? बड़ा इंपॉर्टेंट फिर यहाँ पर कॉस्मोस। तो कॉस्मोस किसके द्वारा चलाया जा रहा है? कौन से स्टेट के द्वारा चलाया गया? तो ये चलाया जा रहा है आपके छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा इसको चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत क्या होगा? तो कॉस्मोस जो वर्ड है, कॉस्मोस रिलेटेड होता है हमारा किससे? तो इसका फुल फॉर्म सबसे पहले द छत्तीसगढ़ मॉनिटरिंग सिस्टम, द छत्तीसगढ़ स्कूल मॉनिटरिंग सिस्टम, सॉरी है ना, इसको करेक्ट करना, द छत्तीसगढ़ स्कूल मॉनिटरिंग सिस्टम। नाम से समझ में आ रहा है, द छत्तीसगढ़ स्कूल मॉनिटरिंग सिस्टम। ये किससे रिलेटेड है? तो जितने भी स्कूल्स है, उन स्कूल्स को मॉनिटरिंग कराने के लिए इस योजना को स्टार्टअप किया गया था। चाहे प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हो, उन पर इस पर काम किया जाता है। द छत्तीसगढ़ स्कूल मॉनिटरिंग सिस्टम, ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? आपके छत्तीसगढ़ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, ये थोड़ा सी नंबरिंग गलत हो गई, ये हमारा 25 क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पर? नीति आयोग के द्वारा हाल ही में क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म में कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? तो अभी मैंने आपको बताया था कि 2-3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं।
एक प्रोजेक्ट है आपका डिजी लॉकर, एक चल रहा है आपका डिजी बॉक्स और एक मैंने आपको बताया था मेघराज। ये तीनों की तीनों स्कीम किससे रिलेटेड है? तो ये तीनों की तीनों स्कीम्स रिलेटेड होती है आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग से। तो डिजी लॉकर को डिजिटल इंडिया के साथ लॉन्च करा गया, इट मीन्स इसे नियति के द्वारा चलाया जा रहा है। और डिजी बॉक्स की बात करते हैं तो डिजी बॉक्स को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया आपके थिंक टैंक, और थिंक टैंक आपको सबको बहुत अच्छे से पता है, नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? तो डिजी लॉकर की बात करते हैं तो डिजी लॉकर में आधार कार्ड के माध्यम से कोई भी नागरिक अपना अकाउंट वहां पर बना सकता है, और वहां पर डिजी लॉकर के अंतर्गत कितनी स्पेस दी जाती है? तो वहां स्पेस दी जाती है हम लोगों को, इनिशियल स्टेज में 100 MB की स्पेस दी गई थी। इनिशियल स्टेज में डिजी लॉकर के अंदर 100 MB की स्पेस दी गई, बाद में इसको 1 GB कर दिया गया, और एक मैक्सिमम फाइल को स्टोर करने के लिए 10 MB होता है, याद रखना ये चीज, ठीक है। और यहाँ पर डिजी बॉक्स की बात करते हैं तो डिजी बॉक्स में फ्री में स्पेस दी गई आपकी 20 GB, फ्री में जो स्पेस दी गई वो 20 GB दी गई, बट 30 रुपए पर मंथ यदि आप उसको पे करोगे तो आपको यहाँ स्टोरेज मिल जाएगा 5 TB। क्या बोला मैंने यहाँ पर? 30 रुपए पर मंथ, हर महीने आपको 30 रुपए देना पड़ेगा। 30 रुपए पर मंथ आप यदि देते हो तो आपको कितना TB मिलेगा? 5 TB। और आपकी श्रद्धा भक्ति ज्यादा है, ज्यादा पैसा आपके पास में है और आपको ज्यादा स्टोरेज चाहिए, तो 999 का वहां पर सब्सक्रिप्शन लो, और 999 के सब्सक्रिप्शन पर आपको वहां पर कितना स्टोरेज मिलेगा? तो यहाँ पर मिलेगा आपका 50 TB। तो ये इन्फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है प्री के अकॉर्डिंग। इसको लॉन्च किया गया नियति के द्वारा, इसको लॉन्च किया गया आपके नीति के द्वारा, ठीक है, नीति आयोग के द्वारा। यहाँ पर सब कुछ फ्री में मिलता है, आधार कार्ड के माध्यम से जोड़ना पड़ता है। यहाँ 20 GB का डेटा हमको फ्री मिलेगा, स्टोरेज मतलब डेटा मतलब स्टोरेज। और यहाँ पर हमको कितना मिलेगा? तो यहाँ पर आपको 30 रुपए पे 5 TB, और 999 पर कितने TB दिया जाएगा? तो 50 TB यहाँ पर दिया जाएगा। इसी के साथ में यदि बात की जाती है तो हमारे यहाँ पर 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन की बात करते हैं, दोनों लेवल के क्वेश्चन थे हमारे पास में, हाई लेवल के भी क्वेश्चन थे और मिडिल लेवल के भी क्वेश्चन थे हम लोग के पास में। तो यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन ई गवर्नेंस के पार्ट 1 सा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही हम लोग इसी चैनल पर अपलोड करेंगे। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेशन मैं आपके साथ में लेके आ रही हूँ, ये जो सीरीज लेके आ रही हूँ, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कहाँ से क्वेश्चन लगाना है, कैसे क्वेश्चन लगाना है, ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों के लिए ही ये सीरीज यहाँ पर स्टार्ट करी है। कोशिश करूंगी कि ये सीरीज को मैं आपके साथ में कंटिन्यू रखूँ और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करती रहूँ। बट मैं आपसे ये चाहूंगी कि आप आपके कमेंट के माध्यम से मुझे सजेशन दे सकते हो यदि इसमें और कुछ मॉडिफिकेशन करना है। हाँ, मुझे मालूम है कि एक मॉडिफिकेशन ये होगा, मैडम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लाऊंगी, धीरे धीरे मैं वो क्वेश्चंस भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाऊंगी। बट आपसे ये है कि आप अपने और सुझाव मुझे दे सकते हो, कुछ इसमें चेंजेस करना हो तो आप मुझे बता सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग उसमें मॉडिफिकेशन करके आपके साथ में फिर एक बार कनेक्ट होंगी। तो आकार आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपके साथ में नेक्स्ट टाइम फिर मिलूंगी। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से पढ़ाई करो, बिना टेंशन से पढ़ाई करो, सिर्फ और सिर्फ फोकस करना हमको पढ़ाई पर। दुनियादारी तो चलती रहेगी, लाइफ है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, अप एंड डाउन तो चलते रहते हैं। बट एक बार आप कहीं पर अच्छी पोजीशन पे चले जाओगे तो ये सारे अप एंड डाउन अपने आप ही छूमंतर हो जाते हैं। तो अपनी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करना, किसी और चीजों को लिव इट, मूव ऑन, है ना। तो इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट वाले वीडियो में फिर आपके साथ में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।